दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज जो आप लोगों का क्लास है वो स्पीच पेपर का क्लास है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जो आप लोगों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि मतलब पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीच, मतलब वाणी का परिचय। तो जाहिर सी बात है कि वाणी का जब बात होता है, जब स्पीच का बात होता है तो बोलने से संबंधित ही होता है। और जब हम किसी से बात करते हैं, हमको जब किसी से बात करना होता है या किसी से जुड़ना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो हम सब फर्स्ट बोलकर ही करते हैं। अगर हम बोल नहीं पाते हैं तो वो अलग बात है, वो अदर माध्यम होता है, मतलब अदर किसी दूसरे माध्यम से हम किसी से कनेक्ट होंगे। लेकिन फर्स्ट जो स्पीच का बात आएगा तो वहाँ अगर मौखिक का बात आएगा तो फिर स्पीच का ही वहाँ निकल कर आएगा। स्पीच के द्वारा ही हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जिससे भी कनेक्टिविटी बनाना है उससे हम स्पीच के थ्रू ही करते हैं। अगर जब मौखिक का बात आता है तो जैसा कि इसमें लिखा भी है, मौखिक रूप से वाणी तथा वाक्य जो हम लोगों के लिए, मतलब मनुष्यों के लिए संचार करने का एक मुख्य साधन है। तो हमने बता ही दिया है कि मतलब जब मौखिक का बात आएगा, मतलब ओरल का बात आएगा, तो फिर स्पीच का बात आएगा। बिना स्पीच के हम किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी लोगों को कोई अदर पर्सन से कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। जो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना है या जो उसको आगे बढ़ाना है, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे में ये नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं होता है तो दिक्कत होगा। अगर बच्चा जो है अच्छे से बोल लेता है, उसकी जो स्पीच शैली है, स्किल्स है, वो अगर अच्छा है, बोलने में बच्चा अच्छा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो मतलब कि हाँ, उसको लगे कि हाँ मैं मतलब एक अच्छा बोलने वाला हूँ, या स्पीकर जैसे होते हैं नहीं, बड़े लोगों में होता है ना कि स्पीकर मतलब अच्छा बोलते हैं, तो उस टाइप का यहाँ पर माना जाएगा। और विकास, वाणी का जो विकास है बच्चों के आयु के अनुसार होना चाहिए। उसके समय के अनुसार बच्चे का जो स्पीच डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर वो डिले स्पीच डेवलपमेंट उसी को बोला जाता है। तो वो एज ए नॉर्मल लोगों से वो पीछे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वाणी पिछड़ेपन को तो वो दिखाता है कि मतलब बच्चा एज ए नॉर्मल लोगों से वो पीछे है। उसी की उम्र का बच्चा अच्छे से बोल ले रहा है। और अगर क्योंकि उसका जो स्पीच डेवलपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम है। अगर वहीं पर दूसरे बच्चे का अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू एज नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो एज उसकी है उसके अनुसार अगर उसका स्पीच डेवलप नहीं है, तो फिर वो अपने हम उम्र के लोगों से, हम उम्र के बच्चे से पीछे रहेगा। तो फिर जो अगला टॉपिक है तो वो परिभाषा है। स्पीच का ही जो परिभाषा है वो अलग अलग 2-3 लोगों ने दिया है। ग्रे एंड वाइस ने कहा है, भाषा को व्यक्त करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न ध्वनियों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम वाणी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्पीच के माध्यम से ही हम उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे क्या निकलेगा। फिर नेक्स्ट है, सदानंद के अनुसार वाणी का उत्पादन मनुष्य संप्रेषण के लिए करता है। मतलब इन्होंने लिख दिया संप्रेषण हेतु, हेतु का मतलब के लिए, संप्रेषण के लिए होता है, जो कि श्वसन तंत्र के द्वारा होता है, सांस के द्वारा। मतलब हम अभी आगे पढ़ेंगे, सांस वाला टॉपिक अभी आएगा तो उधर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद टी ए सुब्बा राव, ये भी हैं। सदानंद का हो गया है। अब हम लोग टी सुब्बा राव के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्शन करने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया है, वाणी जो है मौखिक संप्रेषण का एक माध्यम है या जरिया है। तो अभी ऊपर हमने बता दिया, जब स्पीच का बात आएगा तो जब मौखिक संप्रेषण का, ओरल कम्युनिकेशन का बात आएगा, तो स्पीच के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो ओरल है उसमें बोला जाता है, और अगर आपका स्पीच अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है
तो आप ओरल कम्युनिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगा, अच्छे से आप बोल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि मौखिक एक जो है मौखिक संप्रेषण का एक माध्यम है। तो ये आपका 3 डिफिनेशन है, तो तीनों आप लोग जो अच्छा लगे आप इसमें याद कर लीजिए। आई होप कि लास्ट वाला एकदम ईजी है। फिर इसके बाद विशेषता का बात करेंगे कि जो स्पीच की विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो इसमें सही उच्चारण होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मतलब जब आप बोल रहे हैं तो बोलने का जो भी सेंटेंस वर्ड्स जो भी आप बोल रहे हैं वो एकदम मतलब सही होना चाहिए। उसका जो आर्टिकुलेशन है या उच्चारण है वो सही होना चाहिए, जिससे कि जिसके सामने आप बोल रहे हैं वो अच्छे से समझ पाए। तो उसमें मुंह का भाग वगैरह जो भी है अच्छे से एक्टिविटी करेगा वो, मतलब मुंह का जो भाग है अच्छे तरीके से काम करेगा, तो वो सब एकदम जो उच्चारण है वो आराम से मतलब अच्छे तरीके से होगा। उसमें फ्लेक्सिबल होना मतलब जो माउथ है मुंह है अच्छे से एक्टिविटी करे प्लस उसमें फ्लेक्सिबल हो तो वो जाहिर सी बात है कि मतलब अच्छा उच्चारण होगा ही होगा। फिर उसके बाद किसी भी भाषा में पाई जाने वाली वाणी को उसके सही उच्चारण के स्थान पर सही, ये तो सब ऐसे ही है। कुल मिला के यही है कि मतलब जो माउथ का वर्क है, जो माउथ का भाग है, मुंह का भाग है, वो अच्छे से एक्टिविटी करे और प्लस उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर वो अच्छी तरीके से उसमें मतलब तब वो अच्छे तरीके से उच्चारण नहीं कर पाएगा। फिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। मतलब उद्देश्य क्या है कि मतलब स्पीच को जो है इफ़ेक्टिव बनाया जाए। अब वो कैसे? जब हम अच्छे से बोलेंगे, अपने भाव को अच्छे से व्यक्त करेंगे किसी के सामने, तो जाहिर सी बात है कि वो जो स्पीच है हम लोग की वो प्रभावशाली होगा। सामने वाला बोलेगा ना कि हाँ आप अच्छा बोलते हैं, तो वाणी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। मतलब जो भी आप अच्छे से काम करेंगे, आप जो आपका भाव है वो अच्छे से किसी के सामने व्यक्त करेंगे तो वो उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा। अभी हम फ्लेक्सिबिलिटी का बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब लचीलापन, समझ लीजिएगा आप लोग। तो फ्लेक्सिबिलिटी का बात करेंगे और यहाँ पर इंग्लिश इसलिए बोल देते हैं कि थोड़ा सा जो है समझने में या याद करने में इजी हो थोड़ा, बस और कोई बात नहीं है। लचीलापन का अर्थ है वाणी के उन गुणों से है जिसमें जोर की पिच, मतलब लाउड पिच होना चाहिए, तेज़ आवाज़ जिसको हम बोलते हैं। गुणवत्ता, तनाव, बल मतलब फोर्स जो होता है, तनाव का स्ट्रेस होता है, वाणी की दर का अनुमान, स्वर विन्यास और इसके बाद लय से संबंधित है। मतलब इन सारे में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद वाणी में उतार चढ़ाव नहीं होता है। अगर समय के अनुसार, मतलब हम बोले ना ऊपर, अकॉर्डिंग टू टाइम सब कुछ होना चाहिए, समय के अनुसार उतार चढ़ाव नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तो फिर दिक्कत होगा वहाँ पर। तो इसलिए जो लाउडनेस है उसका वो एकदम टाइमली होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत होगा। तो वाणी की जो सुंदरता या गुणवत्ता या उसकी जो क्वालिटी है वो उसकी जो अच्छे तरीके से जो इफेक्टिव है उसमें कमी आएगी। तो वाणी तब वो क्या होगा? वाणी में नीरसता आ जाएगी, मतलब वो डाउन हो जाएगा। इसलिए वाणी में लचीलापन होना बहुत ही ज़रूरी है, जो वाणी की संख्या और उसकी वाक्य की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। वाणी के उत्पादन का अंग, वाक्य अंग में दोष तथा मतलब वाक्य स्पीच ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं में दोष तथा श्वसन प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोष होने के कारण जो जो स्पीच ऑर्गन्स है वो मीनिंगफुल नहीं हो पाता है। तो इन दोनों को फिट रखना है, किसको? स्पीच ऑर्गन्स को और प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मतलब जो सांस लेने वाला सिस्टम होता है, श्वसन प्रणाली जो हम लोग का है वो उसमें दोष हो जाएगा तो फिर वो जो मीनिंगफुल वर्ड्स निकलने हैं, जो उसका प्रोडक्शन होना है वो स्पीच का, वो नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों को, इसका मेन हेडिंग क्या है? स्पीच ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोष नहीं होना चाहिए। दोष हो गया तो फिर जो मीनिंगफुल स्पीच का प्रोडक्शन होना है वो नहीं हो पाएगा। ये दो शब्द पकड़ लो, बात ख़त्म, पूरा हेडिंग कवर हो जाएगा। फिर क्या है अगला हेडिंग? क्या है? सुनने में सहज, मतलब ईजिली आप सुन सकें, ऐसा होना चाहिए कि मतलब ईजिली सुन सके बोलने वाला, स्पीकर, ठीक है ना।
तो जो जो आप बोल रहे हैं, जो सामने वाला बोल रहा है, वो सुनने में सहज हो, अच्छा हो, ईजी हो, आसान हो, तो सुनने में सहज। तो इसमें क्या होता है, एक वक्ता, मतलब वक्ता का मतलब क्या होता है, बोलने वाला या स्पीकर की वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वालों को सहज लगे एवं आसानी से समझ में आए। मतलब अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम जो आप पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि हम अपने समझ से ठीक पढ़ा रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्स कर देते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम स्पीच दे रहे हैं, वो अच्छा है। लेकिन अगर हम जो भी बोले, सपोज़ दैट आप रिस्पॉन्स कर दिए किसी भी माध्यम से, ताली बजाकर, या अगर आप बात अच्छा लगा है, समझ में आया है, ओके कर दिए, किसी भी माध्यम से आप अगर हमको रिस्पॉन्स कर दिए कि हाँ जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, वो एक मतलब एक अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, मतलब बोलने का जो उनका वो है, वो एकदम अच्छा है। और इस स्पीकर का बोलने वाला स्पीकर का हमने इसलिए बताया है कि आपको समझ में आया जो बोलने वाला होता है। और सुनने में सहज मतलब आप इजीली सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इजीली सुन पा रहे हैं, तो मतलब हम जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। आपको सुनने में आसानी हो रहा है, आप इजीली सुन ले रहे हैं, तो मतलब आपको जो हम बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द, हमारे द्वारा बोले गए सेंटेंसेस, हमारे द्वारा बोले गए टॉपिक्स आपको इजीली समझ में आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलिए, आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट का बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो है पैरामीटर ऑफ स्पीच का बात करेंगे हम लोग। तो पैरामीटर ऑफ स्पीच इसमें देख लीजिए, पूरा डायग्राम के थ्रू इसमें दिया गया है, और फिर इस डायग्राम को नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो पैरामीटर का जो स्पीच है उसका कितना भाग है, 3 भाग है, तीनों में अलग अलग अपना है। तो सबसे कम किस में है, सेगमेंटल में है, और सबसे ज़्यादा है सुप्रा सेगमेंटल में, पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये क्या है ना, ये आपको किस में हेल्प करेगा जानते हैं, आपको 1 नंबर में हेल्प करेगा, मतलब ट्रू फॉल्स में, और प्लस MCQ में, और प्लस 1 लाइन वाला में आपको हेल्प करेगा। मतलब 1 वर्ड्स वाला जो होता नहीं है, 1 लाइन में लिख दो, जैसे वो पूछ लेगा सुप्रा सेगमेंटल या नॉन सुप्रा सेगमेंटल में क्वालिटी का क्या वो है, इस टाइप से अगर पूछ लेगा, या क्वालिटी पूछ लेगा, वॉइस, लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव का क्या मतलब है या क्या अर्थ है, एक शब्दों में परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो या सुप्रा सेगमेंटल का कोई 2 पूछ लेगा, उसका लिखिए, उसके बारे में परिभाषित कीजिए 1 लाइन में। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ईजिली आप उसको आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। पहला ये है नॉन सेगमेंटल का हम बात करें, तो नॉन सेगमेंटल में कौन आएगा, क्वालिटी आएगा, वॉइस आएगा। क्वालिटी मतलब आप जानते हैं गुणवत्ता, वॉइस आवाज़, लाउडनेस उतार चढ़ाव, पिच जो उसका हो 1 मिनट पिच जो होता है, अंतराल होता है, कि मतलब आप नीचे नीचे सारा दिया हुआ है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर इसके बाद सेगमेंटल में कौन सा आएगा, सेगमेंटल 2 है। तो सेगमेंटल में कौन कौन सा आएगा, आर्टिकुलेशन आएगा, वोवेल्स आएगा, कंसोनेंट्स आएंगे। और फिर इसके बाद सुप्रा सेगमेंटल में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो सुप्रा सेगमेंटल है। फ्लुएंसी आएगा, इंटोनेशन, फ्रेजिंग, रेट, स्ट्रेस। स्ट्रेस अभी ऊपर पढ़े थे आप, तनाव जो होता है, दर जो होता है वो रेट है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, और क्योंकि अभी एक और क्लास तैयार करना है, तो फिर आप इसमें देख लीजिए। नॉन सेगमेंटल पहले दिया हुआ है, तो नॉन सेगमेंटल में क्या, नॉन सेगमेंटल क्या कह रहा है, इसमें ऐसे लक्षण होते हैं जो सिर्फ एक सेगमेंटल तक ही सीमित नहीं रहता है। मतलब एक सेगमेंटल का मतलब होता है खंड, सेगमेंट का मतलब होता है खंड या पार्ट, उसका एक से ज़्यादा सेगमेंट, और आमतौर पर पूरे वाक्यों में लागू होते हैं। इसके अंतर्गत वॉइस आता है। तो वॉइस आप लोग देख लीजिए, नॉन सेगमेंटल में देख लीजिए। नॉन सेगमेंटल कहाँ है, ये है, तो ये वॉइस, ये इसका वॉइस है, देख लीजिए। नॉन सेगमेंटल ये है, और वॉइस यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखेंगे।
फिर उसके बाद इसमें क्या दिया है, वॉइस का बात कर रहा है, तो वॉइस देख लीजिए। वॉइस मतलब वाणी या बोलना जो भी है। फेफड़े से दबावपूर्ण आई हुई हवा स्वर तंतु के बीच में कंपन से, मतलब कंपन मतलब वाइब्रेट होता है, जिस ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस। ठीक, तो स्वर तंत्र क्या होता है, वोकल, अपना जो वोकल कार्ड होता है उसी को स्वर तंत्र बोलते हैं। फिर हम लाउडनेस का बात करेंगे। लाउडनेस ये है, लाउडनेस क्या है, वोकल कार्ड के कंपन से जो तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। तो इसको क्या समझना है, इसमें क्या समझना है, जो हमारा वोकल कार्ड है उसमें जब वाइब्रेट होने लगता है, तो वाइब्रेट होने की वजह से जो उसमें तीव्रता आती है और उसके वजह से जो उतार चढ़ाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला भी आप पढ़ सकते हैं, और जो मैंने बताया है, जो मैंने बोला है उसको भी आप, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको लिख लीजिए। इसमें क्या दिया, स्वर वोकल कार्ड के कंपन से जो तीव्रता में जो वोकल कार्ड है उसके कंपन से जो तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है उसे ही लाउडनेस कहते हैं। फिर पिच का बात करेंगे। पिच ये है, पिच क्या है, ये तीव्रता को सुनते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से जो तीव्रता को सुनते हैं उसी को हम लोग पिच कहते हैं। फिर आप सबसे ऊपर क्वालिटी का, तो क्वालिटी ये है, तो क्वालिटी का बात करेंगे। क्वालिटी क्या है, वाणी की गुणवत्ता, स्पीच की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, समझ में आनी है, उसकी गुणवत्ता को बताता है, कैसी है कैसी नहीं, अच्छा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाणी की गुणवत्ता के बारे में बताता है। फिर हम सेगमेंटल का बात करेंगे। तो सेगमेंटल में कौन कौन है, आर्टिकुलेशन है अपना, इसके बाद अपना कौन सा है, वोवेल्स है, फिर कंसोनेंट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे दिया है उसने अपना वोवेल्स दे दिया है। तो ये सेगमेंटल के बारे में देखें, इसके अंतर्गत वाणी को छोटे छोटे रूपों में अध्ययन किया जाता है। जैसे नहीं हम करते हैं छोटे छोटे रूप, मतलब जैसे हमको कोई शब्द लिखना है, बच्चे को सिखाना है, का म ल, कमल, हम जोड़ के पढ़ाते हैं ना, कमल, ऐसा इस टाइप का। तो इसमें छोटे छोटे शब्द बनाए गए हैं, और ये देख लीजिए यहाँ पर इसका प्रयोग भी करके दिया है। पेन पहले पूरा लिख दिया है, फिर उसके बाद पे प्लस एन, पे प्लस यन, तो फिर ये क्या हो गया, तो इसको मतलब डिवाइड कर दिया। फिर इसमें क्या आएगा, स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, दीर्घ स्वर, ये सारा सब इसी में आ जाएगा। तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, वोवेल्स में, वोवेल्स और कंसोनेंट एंड वोवेल्स में सारा आप लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है, वोवेल्स में आप देख लीजिए, स्वर बिना किसी अवरोध के स्वर तंत्र के द्वारा कंपन से उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर। अवरोध मतलब बाधा, स्वर तंत्र मतलब वोकल कार्ड। ठीक, तो यहाँ पर किसी प्रकार का बाधा नहीं होता है और वो आराम से वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट से उत्पन्न होता है, और उसी को हम लोग वोवेल्स कहते हैं। अब क्या है, कंसोनेंट मतलब व्यंजन। स्वर तंत्र के कंपन के उपरांत मुंह के अंदर विभिन्न उच्चारण अंगों के घर्षण से, मतलब व्यंजन जो होता है वो उसमें घर्षण होता है, और स्वर जो वोवेल्स है उसमें घर्षण नहीं होता है, से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो व्यंजन कहलाती है। आप इतना समझ लीजिए, घर्षण का बात आएगा तो वो व्यंजन है, और घर्षण का बात नहीं आएगा तो स्वर है। बस इतना ही अंतर समझना है, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ लेंगे। फिर हम लोग उच्चारण का बात करेंगे। ऊपर उच्चारण ये लास्ट है, सेगमेंटल का ये लास्ट है। ठीक, तो ये वाक्य ध्वनि को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को उच्चारण कहते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब उच्चारण, जिसके अंतर्गत विभिन्न उच्चारण अंग हैं। अब उच्चारण अंग कौन कौन से, जैसे जीभ, ओंठ, जबड़ा, तालु, ये सब क्या है, ये सब उच्चारण में सहायक होते हैं। फिर अब हम लोग किसका बात करेंगे, सुप्रा सेगमेंटल का बात करेंगे। सुप्रा सेगमेंटल में क्या है, ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को। सुप्रा सेगमेंटल में कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट है। स्ट्रेस है, रेट है, फ्रेजिंग है, इंटोनेशन है, फ्लोसिंग है, ये सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए सेगमेंटल का बात करेंगे अब हम लोग। फिर इसका फंक्शन का बात करेंगे। सेगमेंटल क्या है, सुप्रा सेगमेंटल। सुप्रा सेगमेंटल देख लीजिए, वाणी का वह गुण है जिसके द्वारा किसी भी वाक्य में या शब्दों में स्वर शैली या शैलीपूर्ण, मतलब शैलीपूर्ण का मतलब फ्रेज है ना, फेजेस, फिर उसके बाद रिदम का बात करेगा वो, के द्वारा उस वाक्य या शब्द का महत्व बदल जाता है। मतलब
1 2 3 इन 3-4 चीज़ों के वजह से वो जब उसका महत्व बदल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सुप्रा सेगमेंटल कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल में उसने दिया है, रोको मत जाने दो। रोको कॉमा लगाया, फिर मत जाने दो, कॉमा लगा दिया तो मतलब वो मतलब उसका बदल गया। अब फिर इसके बाद हम इंटोनेशन का बात करेंगे। इसके अंतर्गत पिच में बदलाव आता है, वाक्य में उतार चढ़ाव के कारण जो बदलाव आता है उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। वाक्य में जो उतार चढ़ाव के कारण जो चेंजेस होते हैं उसी को हम इंटोनेशन कहते हैं। फिर हम फेजिंग कहेंगे। फेजिंग जो फेजेस होते हैं, तो फेजिंग मतलब वाक्यांश शैली जिसको बोलते हैं। शब्दों को छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित करने से उसका अपना एक अर्थ बनता है, उसे हम वाक्यांश कहते हैं या तो शब्दों का समूह कहते हैं। फिर दर का बात करेंगे। रेट समय की इकाई में बोले गए अक्षर या शब्द को दर कहते हैं। इसमें समय की इकाई में तो टाइम का जो यूनिट होता है या समय का जो इकाई होता है उसमें जो सब उसका एक मतलब टाइम होता है कि इतने में इतना शब्द बोलना है। तो बोले गए शब्द या अक्षर या शब्द को दर कहते हैं। सभी व्यक्तियों की बोली की गति अलग अलग होती है। मतलब स्पीड एक होता है ना, लोग बहुत स्लो बोलते हैं, कोई लोग बोलने लगते हैं तो रुकते ही नहीं हैं, माल धड़ाधड़ बोले जाते हैं रेडियो की तरह। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मतलब सबकी स्पीड जो बोलने की होती है वो अलग अलग होती है। गति को मापने के लिए 1 मिनट में बोले गए शब्द या अक्षर को गिना जाता है। मतलब 1 मिनट में आप कितना बोल लेते हैं उसी को रेट बोलते हैं। रेट क्या है? तो मतलब 1 मिनट में आप कितने शब्द बोल लेते हैं वही रेट है। एक शब्दों में लिखना होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो या तो ट्रू फॉल्स में दे देगा। रेट का मापन मिनट के द्वारा किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जाता है। प्रवाह का बात करेंगे। फिर वाणी को बिना किसी रुकावट के धारा प्रवाह, मतलब एक लय के साथ बोलना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, धारा प्रवाह कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बिना रुकावट के फटफटा के बोलते रहना एकदम लगातार, तो उसी को हम कहते हैं धारा प्रवाह। बोलने की प्रक्रिया को फ्लुएंसी कहते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं ना, एक वेव में बोलते रहे लगातार, मतलब वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो उसी को हम प्रवाह कहते हैं या धारा प्रवाह। फिर स्ट्रेस मतलब जोर, किसी एक शब्द या वाक्य पर अधिक बल दिया जाता है उसे स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये आपका ख़त्म हो गया है तीनों, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंट, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल, ये तीनों ख़त्म हो चुका है। और फिर इसके हम जो स्पीच का फंक्शन है उस पे बात करेंगे। तो पहला क्या दिया है इसमें, पहला दिया ध्यान को आकर्षित करना। जाहिर सी बात है अच्छा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ध्यान आकर्षित होगा ही होगा। सबसे प्राथमिक कार्य है क्या, वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य है। हम अगर किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं या पुकारते हैं तो वो फिर क्या करेगा, हमारी तरफ देखेगा, या हम कहीं बोल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर उसका जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो हमारी तरफ या जो भी बोल रहा है उसकी तरफ आकर्षित होगा। फिर अगला है सूचनाओं का आदान प्रदान। जाहिर सी बात है कि एक्सचेंज होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पीच के द्वारा ही एक्सचेंज होता है। अभी वो स्पीच का बात कर रहा है ना। फिर भावनाओं को व्यक्त करना, हम बोल के ही व्यक्त करते हैं, तो अगर अच्छे से बोल लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। फिर वाणी के द्वारा नियंत्रित, वाणी के द्वारा हम मतलब स्पीच के द्वारा, बोलने के द्वारा बोल कर हम लोग मतलब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, या किसी बच्चे को, व्यक्ति को, अभी तो मान लीजिए जैसे होता नहीं है कि अब बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको मतलब अपने बोलने की शैली से ही हम उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि मतलब वो नेक्स्ट टाइम में ऐसा कुछ ना करे। फिर वाणी के द्वारा व्यक्तित्व का झलकना या पहचान होना, ये सारा सब कुछ है। अच्छा बोलेंगे, अच्छी आपकी स्पीच है, बोलने की शैली अच्छी है, तो फिर आपके विचार अच्छे हैं, तो ये सारा सब कुछ क्या है, व्यक्ति के पर्सनालिटी को दिखाता है कि हाँ वो जब बोलता है, अच्छे से बात करता है, उसकी जो विचार हैं, मतलब जो विचार हैं और जिस वेब में वो बात कर रहा है,
ये सारे सब कुछ बताते हैं कि हाँ, सामने वाले की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, वाणी उत्पत्ति की अब हम विधियों का बात करेंगे, मतलब स्पीच प्रोडक्शन जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। तो चलिए इसमें भी वन बाय वन ही डिस्कस किया जाएगा। तो पहला है रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत श्वसन, यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया है, तो शोषण हो गया, सॉरी, श्वसन प्रक्रिया नाक से लेकर फेफड़ों तक होती है। स्वस्थ प्रक्रिया व श्वसन प्रक्रिया व प्रक्रिया है, यहाँ पे श्वसन होगा। श्वसन प्रक्रिया व प्रक्रिया होती है जो वायु को अंदर खींचती है व बाहर करती है, अंदर बाहर करती है। सांस मतलब श्वसन मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन में कौन आएगा, इसमें वायु ना, अब देख लीजिए, इसमें श्वसन की जो श्वास की जो प्रक्रिया है श्वसन की, वो दो प्रकार की है। तो मतलब पहला क्या है, पहला है अंतःश्वसन और दूसरा निःश्वसन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वायु है मतलब हवा है, नाक के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, नाक के द्वारा होता है। तो नाक के द्वारा जो है हवा जो है हमारे मुंह के अंदर ये जो खींचती है, नाक के द्वारा ही हम सांस लेते हैं ना, एयर जो है वो नाक के द्वारा ही अंदर जाता है, तो वो खींचती है तथा स्वर यंत्र और श्वसन नलिकाओं द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे कि हम इजीली सांस ले पाते हैं और हमारा जो बॉडी है वो फिट रहता है, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। जो सांस लेना या अगर हवा अंदर नहीं जाता है, मतलब जैसे CO2 है ना, वो तो जो सांस लेने के लिए हमको क्या चाहिए, बाहर की जो हवा अगर अंदर नहीं जाएगी तो फिर हमको सांस लेने में दिक्कत होगा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो आप लोग जानते हैं। और फिर निःश्वसन, इसमें वायु नाक और मुंह से बाहर आती है। तो फिर अगला जो है फोनेटरी सिस्टम है। इस तंत्र का मुख्य अंग जो है स्वर तंतु होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न उपास्थि तथा मांसपेशियां होती हैं। स्वर तंतु सबसे महत्वपूर्ण होता है जो ध्वनि को उत्पन्न करने में सहायता करता है। क्या है, जो मतलब जो स्वर तंतु होता है, वोकल कार्ड जो होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंस होता है। तो वो क्या करता है, ध्वनि को उत्पन्न मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो करने में उसका मदद करता है, जिसके कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है, फेफड़े से आई हुई हवा के तेज़ दबाव के कारण स्वर तंतु के बीच में संघर्ष होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा अपना जो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो होता है, जिससे हवा में परिवर्तन के कारण ध्वनि के हवा में जब परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, वो किस रूप में बदल जाता है, ध्वनि के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। अगला देखेंगे रेजोनेटरी सिस्टम है। तो रेजोनेटरी में देखेंगे क्या है, रेजोनेटरी क्या है, इसका मुख्य अंग क्या है, ग्रेसनी होता है, जो 3 नलिकाओं के द्वारा खुलता है। हाँ, आप देख लीजिए क्या है इसमें। रेजोनेटरी सिस्टम जो है इसका क्या है, जो मुख्य अंग है वो ग्रेसनी है, मतलब लैरिंग्स जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें कितनी नलिकाएं हैं, ये 3 नलिकाएं हैं, और वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। ओरोफेरिंग्स हो गया, नेजोफेरिंग्स हो गया, और फिर लैरिंग्स फेरिंग्स हो गया, मतलब स्वर यंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वर यंत्र हो गया, मुख ग्रेसनी हो गया, नासा ग्रेसनी हो गया। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद उच्चारण है, मतलब आर्टिकुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, आपको पता ही है कि आप आर्टिकुलेशन आप ऊपर पढ़े हैं। तो आर्टिकुलेशन का मतलब जो ध्वनि है वो परिवर्तित करता है, कौन, ग्रेसनी से आई हुई ध्वनि, जो मतलब लैरिंग से आई हुई जो साउंड आ रही है उसको क्या करता है, उसको वो चेंजेस करता है, बदलता है। तो इसमें लिखा हुआ है, ग्रेसनी से आई हुई वाक ध्वनि मतलब वाणी जो होता है, स्पीच ध्वनि को परिवर्तित करता है तथा विभिन्न उच्चारणीय अंगों के स्थान पर नियम के आधार पर विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं।
इसमें 2 प्रकार के उच्चारणीय अंग हैं, मतलब आर्टिकुलेटरी जो आर्टिकुलेशन ऑर्गन्स हैं वो 2 प्रकार के हैं, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और डीएक्टिव। तो सक्रिय में देख लेंगे जीभ हो गया और नीचे के ओठ, नीचे का जबड़ा और नर्म तालु। और फिर उसके बाद निष्क्रिय अंग का बात करेंगे तो कठोर तालु, ऊपरी ओंठ, दांत, ये सारा सब क्या है, निष्क्रिय में आएगा। फिर इसके बाद आपका अगला जो है वो है आपका नियंत्रण तंत्र, मतलब रेगुलेटरी सिस्टम। मतलब नियंत्रण का बात आया तो दिमाग का बात आएगा, इतना आप समझ लीजिए। अगर नियंत्रण का बात आएगा तो फिर दिमाग का बात आएगा, क्योंकि पूरे बॉडी को कौन नियंत्रण करता है, दिमाग नियंत्रण करता है। मतलब कंट्रोल कौन करता है, माइंड कंट्रोल करता है। तो अगर नियंत्रण मतलब रेगुलेटरी सिस्टम या नियंत्रण से संबंधित आता है तंत्र कौन है, तो फिर वो कौन है, वो अपना कौन है, माइंड है। माइंड पूरे बॉडी का बॉस है समझ लीजिए। तो वो सबको कंट्रोल करता है, सबको नियंत्रण करता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये बार बार आ जाता है। तो पहला क्या है, यह तंत्र पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, हमने बता दिया। सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब सभी में बैलेंस स्थापित करता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क का मुख्य अंग इसके विभिन्न भाग भिन्न भिन्न कार्य के लिए उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह पूरे शरीर में मस्तिष्क जो होता है वो मास्टर के रूप में कार्य करता है, मतलब बॉस, वो बॉस है समझ लीजिए, सबको कंट्रोल करके रखता है। वाणी की उत्पत्ति के लिए संदेश भेजता है, वाणी समझने के लिए तथा उसके स्वरूप उत्तर देने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। माइंड ही सारा सब डिसाइड करता है, सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट में सारा काम कौन करता है, माइंड ही करता है। उसके बाद ही हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, हम लोग बोलते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो समझ लीजिए उनका माइंड जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा बोल देते हैं या निकल जाता है मुँह से। तो यहाँ पर क्या है, संदेश भेजता है और वाणी समझने के लिए तथा उसके स्वरूप उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। मस्तिष्क में मतलब दिमाग में समझने के क्षेत्र को वर्निक एरिया बोलते हैं और बोलने वाले क्षेत्र को ब्रोका एरिया बोलते हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, बोलना और ब्रोका एक ही सबसे मिल रहा है। और यहाँ पर समझना वर्निक, तो बोलना वर्निक और ब्रोका, अगर तो ये समझ में आ गया, मतलब 2 शब्द है ब्रोका और वर्निक। तो ब्रोका बोलने से कौन संबंधित है, ब्रोका, और समझना तो फिर वर्निक हो ही गया, कोई टेंशन ही नहीं है। और इससे संबंधित थोड़ा सा ये है कि मतलब वर्निक को किसने खोजा, ब्रोका को किसने खोजा, इस मतलब वर्निक एरिया को किसने खोजा और ब्रोका को किसने खोजा। वर्निक एरिया आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्निक एरिया जो है उसको 1874 में जर्मन के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे कार्ल वर्निक, उन्होंने इसका खोज किया था वर्निक को। मतलब वर्निक जो है समझने का एरिया है, तो उसको किसने मतलब खोजा था, उसको मतलब उसका सर्च किसने किया था कि मतलब ऐसा भी इसके वजह से ये होता है। तो वो किसने किया था, वर्निक, कार्ल वर्निक ने किया था। कब, 1874 में। और वहीं हम ब्रोका का बात करेंगे तो इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था पियारे पॉल ब्रोका ने 1861 में। 74 में कौन है, वर्निक है, 61 में कौन है, ब्रोका है। तो इन्होंने एक श्रवणबाधित रोगी पर पोस्टमार्टम अध्ययन करने के बाद इसका वर्णन किया था। मतलब उन्होंने एक बॉडी था उस पर पोस्टमार्टम किया और उसके बाद जाके वो स्टडी किए इसका। ठीक, तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देंगे, इसका हमको कहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और क्लास जैसा भी लगे, अच्छा लगे तो ठीक, और कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। अच्छा जो भी है समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो फिर उसको बोलिए, बताइए, तो फिर वहाँ पर देखेंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जय हिंद, जय भारत। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए।